नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार की राजनीति में अलग अलग बात होती ही रहती है और ये कोई अचंभा की बात नहीं है, क्योंकि लगातार आपको हर दिन कोई नई चीजें देखने को मिलेगी। और एक ऐसा मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो बिहार में काफी लोकप्रिय रहा, इन दिनों कुछ दिन पहले से इसकी चर्चाओं का बाजार जो है वो काफी गर्म रहा है। और हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा और उपेंद्र कुशवाहा की, जो जेडीयू में विलय हो चुकी है। और आज उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी भी बना दिया गया राज्यपाल कोटा से। और चूंकि बहुत सारी बातें हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में आने के बाद से जेडीयू के अंदर क्या कलह मची है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आलोक आजाद। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। क्या लगता है, ये जो चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में विलय कर ली अपनी पार्टी का, आज एमएलसी बनाए गए, भविष्य में क्या लगता है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी जितने बड़े कद के नेता हैं और पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाओं का बाजार गर्म था, उसके मुताबिक इनको राज्यसभा भेजने की बात हो रही थी और इनकी पत्नी को एमएलसी बना के मंत्री बनाने की बात चल रही थी। लेकिन आज अप्रत्याशित रूप से देखा गया कि पत्नी की जगह पे उपेंद्र कुशवाहा जी को ही विधान परिषद भेजा गया है राज्यपाल के मनोनयन कोटा से। और मुझे लगता है कि जब इन्हें एमएलसी बनाया गया है तो बिहार की राजनीति में एक्टिव करने का मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है और निश्चित रूप से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मुझे लगता है कि उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के मामले में लगातार एक्टिव रहे, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं। जब वो केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, तब भी वो शिक्षा के मुद्दे पे राज्य सरकार को कटघरे में खड़े करते रह रहे थे। बिल्कुल। इसमें एक चीज और है, जैसे जितने ये कार्यक्रम हुआ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय हुआ, उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाया गया, इन तमाम संवाद में, ये तमाम प्रकरण में जो आरसीपी सिंह है, जो अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका होना चाहिए था, क्योंकि संसदीय दल का नेता भी बनाया गया है उपेंद्र कुशवाहा को। और इसका घोषणा कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को करना चाहिए था, जो कि नहीं किए। और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। तो ये क्या मामला हो सकता है? कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के आने से आरसीपी सिंह अपने कद को छोटा महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले भी आरसीपी सिंह से उपेंद्र कुशवाहा जी की बहुत अच्छी नहीं बनती थी। और जब से जदयू में आने की बात हो रही है उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो इससे संबंध में आरसीपी बाबू ने आज तक कोई बयान नहीं दिया है, कोई स्वागत नहीं किए हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा का जदयू में विलय करना रालोसपा का, ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बात है, जदयू के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं होना, उनके अलावे सभी नेताओं का होना, कहीं ना कहीं जदयू के अंदर खाने कुछ ना कुछ राजनीति चल रही है, जो आरसीपी सिंह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे इसमें एक बात और भी है, जैसे आपने कहा कि आरसीपी सिंह को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जितने भी खबरें हम देख रहे हैं या फिर जो भी खबरें बाहर आ रही हैं, उससे यही पता चलता है कि आरसीपी सिंह किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और एक बयान भी उनका नहीं आया। इतने बड़े स्तर पे रालोसपा के नेता जेडीयू में शामिल होते हैं, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तमाम मुद्दे पर ये कहा जा सकता है कि आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के आने से अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं और उन्हें इस बात का डर है कि आने वाले दिनों में उनकी जो कुर्सी है वो कहीं उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देती जाए। बिल्कुल सही कहा गया है आपके द्वारा, इसलिए कि जदयू में जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी शामिल होते हैं, उस तत्क्षण नीतीश कुमार जी उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना जाते हैं। ये वो संसदीय बोर्ड होता है जो विधानसभा, विधान परिषद या फिर लोकसभा या राज्यसभा के लिए कैंडिडेट का नाम फाइनल करता है। बहुत बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष बना देना और इनके पार्टी में शामिल होने के समय आरसीपी बाबू का नहीं आना बहुत कुछ दर्शा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक पिछले 1 साल से उपेंद्र कुशवाहा जी का जदयू में विलय की बात चल रही थी और लगातार
इस पूरे के पूरे प्रयास में वशिष्ठ नारायण सिंह जी लगे हुए थे। आरसीपी बाबू का ना कोई बयान आया, ना उन्होंने स्वागत किया, ना कोई बयान दिया है संबंध में। तो कहीं ना कहीं उनके मन में तकलीफ है, और मुझे लगता है कि इसी तकलीफ को भांपते हुए नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यसभा नहीं भेज के विधान परिषद भेजा है, ताकि चूंकि आरसीपी बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राज्यसभा में है, तो वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्य की राजनीति में इसलिए एक्टिव किया गया है ताकि दोनों में टकराहट नहीं हो। टकराहट को बचाने के लिए इस तरह का किया गया है। लेकिन आरसीपी नाराज है, ललन सिंह नाराज है। हालांकि उस दिन ललन सिंह उपस्थित थे और ललन सिंह ने ही उनका स्वागत किया था उपेंद्र कुशवाहा का, और मंच तक ले गए थे। अच्छा, ललन सिंह नाराज क्यों होंगे? हालांकि ललन सिंह इस पूरे प्रकरण में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि उनकी नाराजगी किस बात से हो सकती है। जी बिल्कुल, अभी तक मुख्यमंत्री के किचन कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे ललन सिंह और आरसीपी सिंह सहित कुछ लोग। इनके बीच में उपेंद्र कुशवाहा जी का आना, मैं पूर्व के समय का भी मैं बताना चाहता हूं। जब उपेंद्र कुशवाहा जी 2013 में जदयू में थे और उस समय आरसीपी सिंह नीतीश कुमार जी के साथ हुआ करते थे, राज्यसभा या लोकसभा में नहीं हुआ करते थे। उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में थे, जो 2013 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो उनके इस्तीफा सबसे ज्यादा खुश जो लोग हुए थे वो आरसीपी बाबू ललन सिंह सहित के कुछ लोग हुए थे, जो नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं। जी, करीबी बताए जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का इतना महत्व देना जदयू में कहीं ना कहीं उनको खटक रहा है। इसी का परिणाम ये दिख रहा है। अभी तो लगातार, चूंकि हमने भी इस बारे में पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू में आ रहे हैं, जिस दिन हमने ये बातें बिग न्यूज 9 ने उठाई थी और हमने भी चर्चा किया था कि उपेंद्र कुशवाहा 14 मार्च को अपनी पार्टी का विलय करेंगे, उस दिन हमने ये भी चर्चा किया था कि पार्टी में विलय होने से, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में आने से कहीं ना कहीं जो इसके जो कोर कार्यकर्ता हैं, जो कोर राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं जेडीयू के, उनमें नाराजगी होगी। तो क्या ये बात अब खुल के आने लगी है? ऐसी बात है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार, जदयू का मतलब नीतीश कुमार होता है। नीतीश कुमार के सामने नाराजगी व्यक्त करके जदयू नीतीश कुमार के निर्णयों पर उंगली उठा के कोई जदयू में सही से रह नहीं सकता। आज हमने देखा है कि आज जदयू के प्रदेश प्रवक्ता है राजीव रंजन जी, उन्होंने कहा कि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की योग्यता की पूछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी उम्मीद लगाया हुआ था कि विधान परिषद में भेजा जाएगा, लेकिन उनके जगह पे नए लोग में तो उपेंद्र कुशवाहा जी ही हैं। तो कहीं ना कहीं नाम नहीं लेके आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी जब 2005 में सरकार बनाए थे तो उस समय उनके साथ बिहार की सभी जातियां हुआ करती थी। उनको स्वर्ण समुदाय का वोट मिलता था, उनको कुर्मी का वोट मिलता था, उनको कोयरी का वोट मिलता था, उनको अति पिछड़ा वर्ग का वोट मिलता था, उनको मुसलमान भी वोटिंग करते थे। तो हर समुदाय का उनको वोट मिलता था। लेकिन समय बीतने के साथ जब 2014 का चुनाव लड़े थे लोकसभा में अकेले, उसमें उनके साथ उनका सारा का सारा समुदाय जो है सो उनका साथ छोड़ दिया था। उनके साथ कुर्मी और कुशवाहा वोट ही बचा था। बाकी जो भी अति पिछड़ा है, मुस्लिम है, स्वर्ण है, सभी के सभी लोग उनका साथ छोड़ दिए थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को यह लग रहा है कि जब तक हमारा जातीय कुलबंदी मजबूत नहीं होगा तब तक हम बिहार में शासन नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए उनका जो पुराना समीकरण है लवकुश, इसको मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वो लगातार अपने लवकुश समीकरण को मजबूत करने में लग गए थे। 2020 का भी चुनाव हम लोगों ने देखा है, 43 सीट पे आ गए। बिल्कुल। तो भाजपा के साथ जो अति पिछड़ा समुदाय था, जो इनका कोर बैंक था, 100% जिनका वोट आता था, वो 50% से ज्यादा वोट बैंक आरजेडी और भाजपा में चला गया। वो भी इनकी कमी रह गई है। स्वर्ण समुदाय तो इनको वोट देने से रहा, बीजेपी के साथ रहते हैं तो वोट करता है, नहीं रहते हैं तो नहीं करता है। मुस्लिम समुदाय आरजेडी के साथ होते हैं तो इनको वोट करता है, नहीं रहते हैं तो नहीं करता है। तो इनके पास कुल मिला के कुर्मी समुदाय जो बचता था, जिस जाति से मुख्यमंत्री जी आते हैं और आरसीपी बाबू आते हैं, उनके पास कुशवाहा को जोड़ने के लिए हर प्रयास वो कर रहे हैं, लगातार लगे हुए थे। किस तरह उपेंद्र कुशवाहा जी को पाले में लाया जाता ताकि लवकुश समीकरण को मजबूत किया जाए, और इसी मजबूत समीकरण के सहारे ही वो राजनीति करते हैं। और मजबूत समीकरण को मजबूत करने के लिए जो लोग भी रास्ते में आएंगे, मुझे लगता है कि उनको नीतीश कुमार जी का को भाजन बनना पड़ेगा। और नीतीश कुमार हमेशा
इस तरह में लगातार नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते हैं, उनको देखा गया है। एक और मुद्दा है, जैसे अगर हम बात करें कि चिराग पासवान जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनका हालात रहा है, जिस तरह की सिचुएशन रही है कि उन्होंने लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कैंडिडेट दिए। अब चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर टिप्पणी शुरू कर दिए हैं, तो चिराग पासवान अब किस दौर में देखे जाएंगे? चूंकि अब तो सिचुएशन ये है कि बिहार में भी उनकी कोई उपस्थिति नहीं रही है, तो ऐसे में इनको किस नज़र से देखा जाए? बिल्कुल, मैं उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी में आए हैं उसको मैं चिराग पासवान से जोड़ के मैं बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ और बता रहा हूँ आपको। मुझे लगता है कि इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा ने जदयू के खिलाफ कैंडिडेट दिया था, बीजेपी के खिलाफ नहीं दिया था। और तो चिराग पासवान को यह उम्मीद था कि भाजपा चुनाव के बाद मुझे सर आंखों पे बैठाएगी, लेकिन नीतीश कुमार जी के विरोध के कारण एनडीए से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और भाजपा भी पूछ नहीं रही है। स्थितियां ये हो गई है कि उनके इकलौते एमएलसी नूतन सिंह को भाजपा अपने में शामिल करा लेती है। अब इसको वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो जदयू 43 सीट पे आके रुक गया है, 43 सीट पे रुक गया। उसका कारण है चिराग पासवान, पूरा बिहार पूरा देश जानता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के 100 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 99 सीटों पे चुनाव लड़े थे। 99 सीटों में से किसी भी सीट पे उनका कैंडिडेट दूसरे पोजीशन पे नहीं आया था, जमानत तक बचाना मुश्किल हो गया था। 99 में से 95 सीट पे उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने 19 सीटों पे जितना वोट काटा है, वो वोट जदयू के साथ जोड़ देने से वो 19 सीट जदयू जीत जा रहा है, मार्जिन के साथ जीत जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के फैक्टर को खत्म करने के लिए, काटने के लिए, ताकि चिराग पासवान के कैंडिडेट को खड़ा होने से नीतीश कुमार को हानि नहीं हो, अपने वोट बैंक को मैंने पहले ही कहा कि वोट बैंक मजबूत करने के लिए, तो वो 19 सीट यदि उनके पास आ जाता है तो 43 और 19 लगभग 62 सीट हो जाता। अभी यदि वैसा होता विधानसभा चुनाव में तो कहीं ना कहीं 62 होता, तो जो 19 सीट घटती वो बीजेपी की घटती या आरजेडी की घटती, किसी भी की भी घटती तो वो बड़ी पार्टी होती। आज 3 नंबर की पार्टी वो नहीं होती, दूसरे नंबर पे तो निश्चित रूप से होती। तो वो चिराग पासवान का काट और बीजेपी के दबाव से खुद को बाहर निकालने के लिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया है। साथ साथ आरसीपी बाबू का कद बढ़ रहा है और लोगों का कद बढ़ रहा है। इन सभी के कदों को बैलेंस करने के लिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लाया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, बीजेपी और साथ ही साथ जो उनके पार्टी के जो मेंबर्स हैं जिनके अपनी मनमानी ना चले, उन सबको बैलेंस करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा एक दवा के रूप में साबित होंगे। जी बिल्कुल, संजीवनी बूटी समझ के इनको लाया गया है। बाकी क्या होता है तो देखने की बात है, लेकिन संजीवनी बूटी लाया गया है। इस पूरे प्रकरण में चूंकि रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू ये दोनों के शामिल हो जाने से कहीं ना कहीं दोनों को एक ऑक्सीजन मिला है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी अपने राजनीतिक कैरियर के उस दौर में पहुंच गए थे जहां पर उनकी राजनीतिक पतन की ओर बढ़ रहे थे। नीतीश कुमार भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाने वाली बिहार में आज 43 सीटों पर आकर सिमट जाती है, तो नीतीश कुमार को भी इसका कहीं ना कहीं मलाल था। और अगर ये दोनों लोग साथ आए हैं तो एक दूसरे के तारनहार बन करके, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जी इनको तारनहार ही नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पहले भी उन्होंने प्रयास किया था, प्रशांत किशोर जी को बिहार के राजनीति में लाकर एक्टिव किया गया था, बड़ा पद दिया गया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कर दिया गया था। उनके आने से भी पार्टी के कुछ लोगों को बहुत बेचैनी हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ा कद था, लगातार इंटरफेयर कर रहे थे। मुझे लगता है उनके जाने के बाद जो कमी इनको महसूस हो रही थी, जातीय समीकरण भी मजबूत करना था, वोट बैंक को भी मजबूत करना था, उपेंद्र कुशवाहा जी को लाके और बिहार के राजनीति में एक्टिव करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपने बाद अगली पीढ़ी की भी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। अपनी पीढ़ी के बाद के लिए बड़ा नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में लाए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से पार्टी को मुझे लगता है कि भाजपा या अन्य जो प्रेशर विभिन्न दलों के और एनडीए के प्रेशर में जो मुख्यमंत्री चल रहे थे, वो प्रेशर से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास। मुख्यमंत्री जी कभी किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं। पिछले कुछ समय से
उनके बयानों से लग भी रहा था, जैसे विधान परिषद का मनोनयन था, उन्होंने कहा था कि मैं तो तैयार हूँ, भाजपा रुकी हुई है। कैबिनेट विस्तार में भी उसी तरह का था। तो मुख्यमंत्री जी का 2005 से लेके अभी 2020 तक का जो राजनीति है उसमें किसी के सामने झुकने का तस्वीर हम लोगों को कभी देखने को नहीं मिला है। अभी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था, तो मुझे लगता है उससे बाहर निकलने का ये प्रयास है इनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से ये दोनों पार्टियों को क्या लाभ होगी और आगे की राजनीतिक दिशा क्या होगी बिहार की, ये आप लगातार देखते रहिएगा। और बिग न्यूज़ 9 को अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमें देख सकते हैं। और राजनीति बिहार की राजनीति, केंद्र की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को हम लगातार लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।